जय हिंद, वंदे मातरम। चैप्टर 3। अपने खुद के काम पर फोकस करें। अमीर लोग अपनी एसेट वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1974 में मैकडोनाल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक ने कहा कि वे ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी की एमबीए क्लास को संबोधित करें। मेरा एक फ्रेंड एमबीए की उस क्लास में पढ़ता था। बहुत पावरफुल और प्रेरक उद्बोधन के बाद कक्षा समाप्त हो गई। इसके बाद विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वे बियर लेने के लिए उनके प्रिय अड्डे पर चलेंगे। रे ने कृपापूर्वक इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया। जब समूह के हर व्यक्ति के हाथ में बियर आ गई तो रे ने पूछा, मैं किस कारोबार में हूँ? मेरे मित्र ने कहा। यह सुनकर हर कोई हंसने लगा। एमबीए के ज्यादातर विद्यार्थियों ने सोचा कि रे ये सवाल मजाक में पूछ रहे हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं किस कारोबार में हूँ? विद्यार्थी एक बार फिर हंस दिए और आखिर एक बहादुर लड़के ने जोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं? रे मुस्कुराए, मुझे मालूम था तुम लोग यही कहोगे। वे ठहरे और फिर उन्होंने कहा, देवियों और सज्जनों, मैं हैमबर्गर के कारोबार में नहीं हूँ। मेरा कारोबार तो रियल एस्टेट है। जैसा मेरे फ्रेंड ने बताया, रे ने अपने दृष्टिकोण को काफी विस्तार से स्पष्ट किया। रे जानते थे कि बिजनेस प्लान में कारोबार का बुनियादी केंद्र हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने पर था, लेकिन उन्होंने हर फ्रेंचाइजी के स्थान पर से नजर नहीं हटाई। वे जानते थे कि हर फ्रेंचाइजी की सफलता में जमीन और इसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट थे। बुनियादी तौर पर जो व्यक्ति रे क्रोक की कंपनी की फ्रेंचाइजी खरीद रहा था, वे उसके नीचे की जमीन भी खरीद रहा था। आज मैकडोनाल्ड संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा लैंड है। मैकडोनाल्ड के पास अमेरिका और पूरे संसार के सबसे मूल्यवान चौराहे और नुक्कड़ है। मेरा मित्र इसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबकों में से एक मानता है। आज वे कार धोने वाले गैराज का मालिक है, लेकिन उसका कारोबार उन गैराजों के नीचे की जमीन पर है। पिछले चैप्टर में हमने समझा था कि ज्यादातर लोग खुद को छोड़कर बाकी सभी के लिए मेहनत करते हैं। वे सबसे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए मेहनत करते हैं, फिर टैक्स के जरिए सरकार के लिए मेहनत करते हैं और अंत में बैंक के लिए मेहनत करते हैं, जो उनकी मॉर्गेज का मालिक है। जब मैं छोटा था तो हमारे आसपास मैकडोनाल्ड नहीं था, लेकिन मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखाया जो रे क्रोक ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में बताया था। यह अमीरों का तीसरा रहस्य है। यह रहस्य है अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। पैसों की तंगी का प्राय सबसे स्पष्ट कारण यह होता है कि लोग जिंदगी भर किसी दूसरे के लिए काम करते रहते हैं। इसलिए बहुत से लोगों के पास जिंदगी भर काम करने के बाद भी दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता। हमारे वर्तमान शिक्षा तंत्र का मूल उद्देश्य अकादमिक योग्यताएं विकसित करके अच्छी नौकरियां दिलाना है। पूरा शिक्षा तंत्र बच्चों को इसी के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनका जीवन उनके वेतन या जैसा पहले बताया जा चुका है, उनके आय वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है। कई स्टूडेंट इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोइये, पुलिस अफसर, चित्रकार और ऑथर आदि बनने के लिए आगे पढ़ाई करेंगे। ये पेशेवर योग्यताएं उन्हें नौकरी पाने और पैसे के लिए काम करने की अतिरिक्त काबिलियत मुहैया कराती है। लेकिन आपके पेशे और आपके खुद के काम में एक बहुत बड़ा फर्क है। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ, आपका खुद का क्या काम है? और वे कहेंगे, ओह, मैं बैंकर हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, क्या वे बैंक के मालिक हैं? आमतौर पर उनका जवाब होता है, नहीं, मैं तो वहाँ नौकरी करता हूँ। इस एग्जाम्पल से उन्होंने अपने पेशे और खुद के काम को एक ही मान लिया था। उनका पेशा तो बैंकर का हो सकता है, लेकिन उनका खुद का कोई भी काम नहीं है। स्कूल कॉलेज के साथ समस्या यह है कि आप अक्सर वह बन जाते हैं जिसका आप अध्ययन करते हैं। यानी अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप विधि का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। और ऑटो मैकेनिक्स का अध्ययन आपको मैकेनिक बना देता है। आप जो अध्ययन करते हैं वे बनने में गलती यह होती है कि बहुत सारे लोग अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना भूल जाते हैं। वे अपना जीवन किसी दूसरे के काम की परवाह करने और उसे अमीर बनने में लगा देते हैं। आर्थिक सुरक्षा पाने के लिए व्यक्ति को अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपका काम आपकी आय नहीं, आपकी एसेट वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, पहला नियम किसी एसेट और लायबिलिटी के फर्क को जानना तथा एसेट खरीदना है। अमीर लोग एसेट वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए हम अक्सर इस तरह की बातें सुनते हैं, मुझे वेतन वृद्धि की ज़रूरत है, काश मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं थोड़ा और प्रशिक्षण लेने के लिए कॉलेज जा रहा हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं ओवरटाइम करने वाला हूँ, शायद मुझे कोई दूसरी नौकरी कर लेनी चाहिए। कुछ मामलों में ये समझदारी भरे विचार है, लेकिन आप अब भी अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। ये विचार अब भी आय वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा सुरक्षित तभी बनाएंगे जब इस अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल आमदनी देने वाली एसेट खरीदने के लिए किया जाए। मैक्सिमम गरीब और मिडिल क्लास लोग आर्थिक क्षेत्र में रूढ़िवादी होते हैं, जिसका मतलब है मैं जोखिम लेने में समर्थ नहीं हूँ। इसका बुनियादी कारण ये है कि उनके पास कोई फाइनेंशियल आधारशिला नहीं है, उन्हें अपनी नौकरियों से चिपके रहना है और खेल को सुरक्षित तरीके से खेलना है। जब छटनी आम बात हुई तो करोड़ों कर्मचारियों को पता लगा कि उनकी सबसे बड़ी तथाकथित एसेट यानी उनका मकान उन्हें जिंदा निगल रहा है। उनकी एसेट हर महीने उसके पैसे खा रही थी। उनकी कार यानी उनकी दूसरी एसेट भी उन्हें कच्चा चबा रही थी। गैराज में रखे $1000 के गोल्फ क्लब अब $1000 के नहीं रह गए थे। नौकरी की सुरक्षा के बिना अब उनके पास दूसरा कोई सहारा नहीं बचा था। उन्होंने जिन्हें एसेट माना था वे आर्थिक संकट के दौर में उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। मैं मानता हूं कि हम में से ज्यादातर लोगों ने किसी मकान या कार को खरीदते समय कर्ज का आवेदन फॉर्म जरूर भरा होगा। नेटवर्थ वाले खंड पर नजर डालना हमेशा रोचक रहता है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि बैंकिंग और अकाउंटिंग के क्षेत्रों में किन चीजों को एसेट माना जाता है। एक बार मैं लोन चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही थी। इसलिए मैंने एसेट वाले कॉलम की संख्या बढ़ाने के लिए अपने नए गोल्फ क्लब्स, मेरी पेंटिंग्स, पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक्स, अरमानी के सूट, कलाई कड़ी, जूते और दीगर चीजें भी शामिल कर ली। मेरे लोन के आवेदन को इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि रियल एस्टेट में मेरा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट था। लोन मंजूरी करने वाली समिति को यह पसंद नहीं आया कि मैं किराए से इतना ज्यादा पैसे कमाता था। वे जानना चाहते थे कि मेरे पास तनख्वाह वाली नॉर्मल जॉब क्यों नहीं है। उन्होंने अरमानी सूट, गोल्फ क्लब्स या पेंटिंग कलेक्शन पर कोई आपत्ति नहीं की। जब आप सामान्य ढांचे में नहीं डलते हैं तो जीवन कई बार मुश्किल होता है। मैं हर बार चौंक जाता हूँ जब भी मैं किसी के मुंह से सुनता हूँ कि उसकी नेटवर्थ 10 लाख या $1 लाख है। नेटवर्थ सटीक पैमाना नहीं है और इसका मुख्य कारण यह है कि जिस पल आप अपनी एसेट को बेचना शुरू करते हैं उसी पल आपको मुनाफे पर टैक्स देना पड़ता है। इनकम कम होने पर बहुत सारे लोग गहरी आर्थिक परेशानी में फंस जाते हैं। पैसे जुटाने के लिए वे अपनी एसेट बेचते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत एसेट आमतौर पर उनकी बैलेंस शीट में दर्ज राशि से बहुत कम में बिकती है। दूसरी ओर अगर एसेट बेचने से मुनाफा हो जाए तो भी उस पर टैक्स लगता है, यानी एक बार फिर सरकार अपना हिस्सा ले लेती है और कर्ज से बाहर निकलने के लिए जुटाई जाने वाली राशि को कम कर देती है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी की नेटवर्थ अक्सर उसके अनुमान से कम होती है। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। दिन की नौकरी करते रहे लेकिन असली एसेट भी खरीदना शुरू करें। ऐसी लाइबिलिटी या निजी सामान ना खरीदें जिन्हें एक बार घर लाने के बाद उनका प्राइस कम हो जाए। जिस पल आप किसी नई कार को शोरूम से चलाकर बाहर लाते हैं उसकी कीमत लगभग 25% कम हो जाती है, यानी ये सच्ची एसेट नहीं है। हालांकि आपका बैंकर इसे एसेट की सूची में लिखने देता है। मैंने अपने $400 के नए गोल्फ टाइटेनियम ड्राइवर से जिस पल खेलना शुरू किया उसी पल उसका प्राइस घटकर $150 हो गया। खर्चे कम रखें, लाइबिलिटी कम करें और सॉलिड एसेट की नींव डालने के लिए मेहनत करें। जो युवा अब तक घर छोड़कर नहीं गए हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि उनके माता पिता उन्हें एसेट और लायबिलिटी का फर्क सिखा दें। वे घर छोड़कर जाए, शादी करें, मकान खरीदे, बच्चे पैदा करें और रिस्क भरी फाइनेंशियल स्थिति में अटक जाए। नौकरी से चिपके रहे और हर चीज उधार पर खरीदे, इससे पहले ही उनसे सॉलिड एसेट वाले कॉलम को बनवाना शुरू करें। मैं बहुत सारे युवा दंपतियों को देखता हूँ जो विवाह के बाद एक ऐसी जीवन शैली में उलझकर रह जाते हैं जो उन्हें नौकरी के अधिकतर वर्षों में कर्ज से बाहर नहीं निकलने देगी। जब आखिरी बच्चा बड़ा होकर घर से चला जाता है तब पेरेंट्स को एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की है। अब वे थोड़ा पैसा बचाने का अभियान छेड़ देते हैं, लेकिन तभी उनके खुद के पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती है।
तो मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह की एसेट इकट्ठी करने की सलाह देता हूँ। मेरे संसार में असल एसेट निम्न प्रकार की होती है। पहला है ऐसे कारोबार जिनमें मेरे मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। मैं उनका मालिक अवश्य हूँ, लेकिन दूसरे लोग उनका मैनेजमेंट करते हैं या उन्हें चलाते हैं। अगर मुझे भी वहाँ काम करना पड़े तो ये कारोबार नहीं होगा, ये तो नौकरी बन जाएगी। दूसरा है स्टॉक्स, तीसरा है बॉन्ड्स, चौथा है आमदनी देने वाली रियल एस्टेट, पांचवा है नोट्स IOU, छठा है बौद्धिक संपदा यानी संगीत, पटकथा, पेटेंट आदि से मिलने वाली रॉयल्टी। सातवां है कोई अन्य चीज जिसका प्राइस हो, जो आमदनी देती हो या जिसका प्राइस बढ़ता हो और जिसका मार्केट तैयार हो। बचपन में मेरे शिक्षित डैडी ने मुझे सुरक्षित नौकरी खोजने के लिए मोटिवेट किया, लेकिन मेरे रिच डैडी ने मुझे उन एसेट को खरीदने के लिए मोटिवेट किया जिनसे मैं प्रेम करता था। अगर तुम इससे प्रेम नहीं करते हो तो तुम उसकी देखभाल नहीं करोगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठी करता हूँ क्योंकि मुझे इमारतों और जमीन से प्यार है। मुझे उनकी खरीदारी करने से प्यार है और मैं दिन भर उन्हें निहार सकता हूँ। जब समस्याएं उत्पन्न होती है तो वे इतनी बुरी नहीं होती कि उनकी जगह से रियल एस्टेट के प्रति मेरा प्यार कम हो जाए। हाँ, जो लोग रियल एस्टेट से नफरत करते हैं उन्हें ये नहीं खरीदनी चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों, खासकर शुरुआती कंपनियों के शेयरों से भी प्रेम है। इसका कारण है कि मैं मैनेजर नहीं, एंटरप्रेन्योर हूँ। अपने शुरुआती वर्षों में मैंने स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, यूएस मरीन कॉर्प और जीरोक्स कॉर्प जैसे बड़े संगठनों में काम किया था। उन संगठनों में गुजारा समय मजेदार था, जिसकी कई अच्छी यादें मेरे साथ हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि दिल की गहराई में मैं कंपनी वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे कंपनियां शुरू करना पसंद है, उन्हें चलाना नहीं। इसलिए मैं आमतौर पर छोटी कंपनियों के शेयर खरीदता हूँ। कई बार मैं खुद भी कंपनी खड़ी करके उसे सार्वजनिक करता हूँ। नए शेयर जारी करने से भारी दौलत मिलती है और मुझे इस खेल से प्रेम है। कई लोग स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं, और वे हैं भी। लेकिन यदि आप इस इन्वेस्टमेंट से प्रेम करते हैं, छोटी कंपनियों के मामले में मेरी निवेश रणनीति यह रहती है कि 1 साल के भीतर उस शेयर से बाहर आ जाओ। दूसरी तरफ रियल एस्टेट के क्षेत्र में मेरी रणनीति यह होती है कि छोटी शुरुआत करो और उसे बेचकर ज्यादा बड़ी जायदाद खरीदो, ताकि मुनाफे पर टैक्स तुरंत ना चुकाना पड़े। इससे रियल एस्टेट संपत्ति का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं रियल एस्टेट को आमतौर पर 7 साल से कम समय तक रखता हूँ। जब मैं मरीन क्रॉप और जीरोक्स में था, तब बरसों तक मैंने वही किया जिसकी सलाह मेरे अमीर डैडी ने दी थी। मैं दिन में नौकरी करता था और उसके साथ ही अपने खुद के काम पर भी ध्यान केंद्रित करता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे शेयरों की खरीद फरोख्त करके अपनी एसेट वाले कॉलम में बहुत एक्टिव था। अमीर डैडी हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व पर जोर देते थे। वे कहते थे कि मैं अकाउंटिंग और कैश फ्लो मैनेजमेंट को जितनी अच्छी तरह समझने लगूंगा, निवेशकों का विश्लेषण करने और अंततः अपनी खुद की कंपनी शुरू करने तथा उसे सफल बनाने में उतना ही बेहतर बन जाऊंगा। मैं किसी को भी नई कंपनी खड़ी करने के लिए मोटिवेट नहीं करता हूँ, जब तक कि वे खुद ऐसा ना करना चाहे। मैं जानता हूँ कि कंपनी चलाने में कितनी झंझट होती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई उस झमेले में फंसे। कई ऐसे मौके होते हैं जब लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल पाती और उस वक्त अपनी कंपनी शुरू करना सबसे अच्छा समाधान नजर आता है। लेकिन ये हमेशा याद रखें कि आपके सफल होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। 10 में से 9 कंपनियां पहले 5 सालों में डूब जाती है। जो कंपनियां पहले 5 सालों में बचती है, उनमें भी 10 में से 9 अंततः डूब जाती है। इसलिए यदि आप में खुद की कंपनी का मालिक बनने की प्रबल और वास्तविक इच्छा है, तभी मैं ऐसा करने की सलाह दूंगा। वरना दिन की नौकरी करते रहे और अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। जब मैं कहता हूं कि अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें, तो मेरा मतलब होता है कि अपने एसेट वाले कॉलम को मजबूत बनाए और बनाए रखें। एक बार जब इसमें कोई डॉलर जाए, तो उसे कभी बाहर ना निकलने दें। इसके बारे में इस तरह की सोचें कि जब कोई डॉलर आपकी एसेट वाले कॉलम में जाता है, तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। दिन की नौकरी करते रहे, बेहतरीन मेहनती कर्मचारी बने, लेकिन अपनी एसेट वाले कॉलम को बढ़ाते रहे। जब आपका कैश फ्लो बढ़ जाए, तो आप विलासिता की वस्तुएं खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग में विलासिता की वस्तुएं सबसे पहले खरीदने की प्रवृत्ति होती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर बड़े मकान, हीरे, फर कोट, आभूषण या नाव जैसी विलासिता की वस्तुएं इसलिए खरीदते हैं
क्योंकि वे अमीर दिखना चाहते हैं। वे अमीर दिखते तो हैं, लेकिन हकीकत में वे बस कर्ज के दलदल में ज़्यादा गहरे डूब जाते हैं। पुराने पैसे वाले लोग, यानी लंबे समय से अमीर लोग, अपनी एसेट वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं। फिर एसेट वाले कॉलम से उत्पन्न होने वाली आमदनी उनके लिए विलासिता के सामान खरीदती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता के सामान खरीदते हैं। सच्ची विलासिता किसी असली एसेट में निवेश करने और उसे विकसित करने का पुरस्कार है। मिसाल के तौर पर जब हमारे अपार्टमेंट हाउसेस से मेरी पत्नी किम और मेरे पास अतिरिक्त पैसा आने लगा, तो उसने अपने लिए मर्सिडीज खरीद ली। उसने इसके लिए कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं की, कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि कार उसने नहीं, अपार्टमेंट हाउस ने खरीदी थी। बहरहाल उसे 4 साल तक इंतजार करना पड़ा, जबकि रियल एस्टेट निवेश पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और कार खरीदने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त कैश फ्लो उत्पन्न कर रहा था। लेकिन मर्सिडीज की विलासिता सच्चा पुरस्कार थी, क्योंकि इससे ये साबित हो गया था कि वे अपनी एसेट वाले कॉलम को बढ़ाना जानती थी। अब वे कार उसके लिए सिर्फ एक सुंदर कार ही नहीं, ये उससे ज़्यादा मायने रखती थी। इसका मतलब है कि उसने अपनी फाइनेंशियल बुद्धि का उपयोग करके इसे खरीदा है। इसके बजाय अधिकतर लोग भाववेग में नई कार या विलासिता की कोई अन्य वस्तु कर्ज पर खरीद लेते हैं। हो सकता है कि वे बोर हो रहे हों और उन्हें एक नए खिलौने की जरूरत हो। कर्ज पर विलासिता की वस्तु खरीदने से अक्सर वे आदमी अंततः उस वस्तु से चिढ़ने लगता है, क्योंकि कर्ज एक आर्थिक बोझ बन जाता है। जब आप निवेश करने और अपना खुद का काम करने में समय लगा चुके हैं, तो अब आप अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य सीखने के लिए तैयार हैं। यानी वह रहस्य जो अमीरों को बाकी लोगों से काफी आगे पहुंचा देता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।